जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन द्वारा बिहार एसएससी जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ यानी सीजीएल 4 के लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है सीजीएल 4 के लिए, जो कि वॉल्यूम 2 हम लोग देखने वाले हैं, जिसका टोटल जो है 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें जो है 75 जीके जीएस और जो है 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। तो इसमें हम लोग जीके जीएस का जो है 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग जो है इसका डिस्कशन जो है स्नातक स्तरीय मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 का जो है डिस्कशन देखने वाले हैं, क्योंकि 1 का हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का जो है डिस्कशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्प का चयन करें। यानी कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध जो है यह अनुशासन और नियम से हो जाएगा। सूत पिटक की अगर हम बात करें तो सूत पिटक का संबंध हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह, यानी भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह जो है यह सूत पिटक में देखने के लिए मिलता है। अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन दिया हुआ है। महावंश और दीपवंश की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों को जो है श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलता है। और जातक कथाओं की बात करें तो इसमें बुद्ध के जन्म की कहानी जो है इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BECDA। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य द्वारा रचना किया गया अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है। यह मुख्य रूप से एक प्रकार का जो है राजनीतिक पुस्तक है। और कौटिल्य की अगर हम बात करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। घनानंद के यानी नंद वंश को जो है पराजित करवा कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सम्राट के रूप में यह बनाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनको जो है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना के संबंध में 2 कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है। पहला है, ऋग्वेद की रचना जो है यह 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सन जो है यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना की अगर हम बात करें तो यह जो है 1500 से 1000 जो है ईसा पूर्व हो जाएगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में किया जाएगा। तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में किया गया था। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सन जो है यह हो जाएगा 1000 से 500। तो दोनों का सन जो है वह आपस में चेंज होने के कारण दोनों कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो 1 न ही 2 कथन अपने आप में सत्य है। अगला है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के पीछे जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में 3 कथन दिया हुआ है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है, दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, इससे पश्चिम एवं दक्षिण पतनों तक पहुंचना उपलब्ध हो पाती। यह भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का यह भी सोच था। यह उत्तर पश्चिमी सीमा से सीधे मंगोलों आक्रमणों से संरक्षण देता है। यह भी कथन अपने आप में सही है। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी 1, 2, 3 सभी कथन अपने आप में सही है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण की बात करें तो यह प्रयास जो है वर्ष 1327 ईस्वी में किया गया था। अगला है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जो है 2 कथन दिया हुआ है। सही उत्तर का चयन करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला है,
मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। यह बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध जो है यह राज्य के कुलीन वर्ग से था और इसका जो शुरुआत है यह सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। दूसरा है मनसबदारी पद पैतृक था, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था पद की अगर हम बात करें तो यह योग्यता के आधार पर यह पद दिया जाता था, न कि पैतृक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल वन कथन अपने आप में सत्य है। अगला है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो यह भक्ति संतों के बारे में एक समान विशेषता क्या था उसका चयन करना है। तो भक्ति संतों की बात करें तो उन्हें जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त जो है समझते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति संत की बात करें जैसे कि कबीर दास, तुलसीदास, रायदास आदि हो जाएंगे। अगला है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश के संस्थापक या प्रथम शासक की अगर हम चर्चा करें तो यह हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक या प्रथम शासक हुआ करते थे। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो है 1290 ईस्वी में जो है खिलजी वंश का स्थापना किया गया था। इनका कार्यकाल जो है वह 1290 से 1296 तक था। अगला है शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन का चयन करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो यहाँ 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है अपने आप में ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिले थे। तो देखिए हम लोग इसके पीछे का कहानी समझते हैं। जो है 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें शाह आलम द्वितीय जो है यह ब्रिटिश से लड़ाई के लिए बंगाल के मीर जाफर से नहीं बल्कि मीर कासिम से मिले हुए थे। तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर शाह आलम द्वितीय ने लड़ाई किया था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिशों ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था भारतीय तीनों सैनिकों को, ये भी सही है। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा, ये भी सही है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की संधि की तो यह संधि 2 फेज में कराया गया था। एक संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था जो कि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव द्वारा यह निर्धारित किया गया कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। दूसरा संधि जो है यह 16 अगस्त 1765 को किया गया था जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच किया गया था, अवध के नवाब के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नील विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसके संबंध में सही कथन हो जाएगा बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्यापगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यापगत सिद्धांत के संबंध में 3 कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था। तो यह कथन अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि व्यापगत सिद्धांत की बात करें तो यह एक प्रकार का जो है विलय नीति था जो कि सन 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे डलहौजी द्वारा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है व्यापगत सिद्धांत जो है यह लागू किया गया था। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले गलत हो जाएगा। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। इससे भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की जो 1857 के विद्रोह का एक कारण के परिणाम साबित हुआ, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 और 3 कथन अपने आप में सत्य हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। तो 1857 के विद्रोह के संबंध में अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह जो है यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण जो है यह चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। इसमें सही कथन की अगर हम बात करें
तो 1857 के विद्रोह में उद्घोषणाओं ने आबादी के सभी वर्गों को उनकी जाति एवं पंथ के बावजूद बार बार अपील की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अभिनव भारत नाम का एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने गठित किया था? तो भारत में जो है अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बी.डी. सावरकर द्वारा। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की बात करें तो इसका स्थापना जो है यह 1899 में किया गया था। 1899 में मित्र मेला के नाम से किया गया था, जबकि मूल रूप से इसको जो है अभिनव भारत के रूप में प्रचार प्रसार वर्ष 1904 में किया गया था। मूल रूप से अभिनव भारत नाम जो है वर्ष 1904 में मिला था। अगला है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ है? तो स्वराज पार्टी के गठन की बात करें तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जो कि चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह मुख्य रूप से जो है यह कांग्रेस संगठन से टूट के बना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है और उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ असत्य कथन का चयन करना है। पहला दिया हुआ है भूगर्भ में पर्पटी के नीचे के भाग को मैंटल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गम के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत जो है भूगर्भ का क्रोड होता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भूगर्भ का क्रोड से जो है ज्वालामुखी नहीं आता है, बल्कि ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो यह मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम लोग दुर्लभ समताप मंडल के रूप में जानते हैं। अगला है मेंडल का विस्तार जो है दुर्लभ समताप मंडल तक पाया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंडल का विस्तार जो है यह क्रोड की सीमा तक ही होता है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो केवल 2 और 3 कथन अपने आप में असत्य हैं, एक जो है सत्य है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए कूट का प्रयोग करके। पहला कथन जिसमें दिया हुआ है पर्वत के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, यह भी कथन अपने आप में सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी कथन अपने आप में सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन का चयन करना है। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है उपग्रह जो है ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो यह गलत हो जाएगा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की अगर हम बात करें तो उसका व्यास जो है वह पृथ्वी का 1/4 है, तो असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन जो है वह असत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला कथन है आग्नेय चट्टान स्थूल परतहीन कठोर सघन और जीवाश्म रहित होता है, ये बिल्कुल सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग जो है गहरा तथा अधिक होने पर हल्का हो जाता है, यह भी सही है। सिलिका की मात्रा जो है अधिक होने पर जो है यह हल्का हो जाता है और कम होने पर गहरा रंग हो जाता है। अगला है यह सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय होती है, तो यह गलत हो जाएगा। सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान जो है अम्लीय नहीं होती है, यह चट्टान प्रायः रवेदार होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका चयन करना है। 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। पहला है निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें
ठंडी जल धाराओं की, तो यह जो है मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उप महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। वैसे ही गर्म जल धारा भी गलत है, क्योंकि यह जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पश्चिमी तटों पर बहती है, यानी गर्म जो है यह यहाँ होना चाहिए और ठंडा यहाँ होना चाहिए, तो सही कथन हो जाता। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन अपने आप में असत्य हैं। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की क्रम में सजाएं। तो देखिए यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण होता है कराकोरम, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर तो पहले हो जाएगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर, ये दो को तो नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा जास्कर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, उसके बाद कराकोरम। अगला है, चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? तो चलवासी जो है पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति की बात करें तो यह मुख्य रूप से इसका निवास स्थान हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। अगला है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो यह मुख्य रूप से जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पे अपना जो है यह संचालन करती है। अगला है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो जो है संविधान के विकास में कौन सा कानून इसमें से ऐतिहासिक नहीं है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह संविधान के विकास में जो है ऐतिहासिक माना जाता है। चार्टर एक्ट 1833 को भी ऐतिहासिक माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी भारतीय संविधान के विकास में जो है ऐतिहासिक माना जाता है। इसके बाद जो है यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह जो है संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं माना जाता, क्योंकि संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू 1950 में हो चुका था, यह कानून 1955 में बना था। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है 29 कार्य मुख्य रूप से निहित किया गया है। उसकी सूची जो है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 243 एच की बात करें तो इसमें पंचायत निधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ई की बात करें तो इसमें पंचायत की अवधि दिया हुआ है। इसमें 243 एफ की बात करें तो इसमें पंचायत की योग्यताएं का जिक्र किया गया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन की अगर हम चर्चा करें तो यह संविधान संशोधन जो है वर्ष 1992 में हुआ था, जो कि यह शुरुआत जो है 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था, जो कि 1989 में पेश किया गया था। अगला है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किस विषय से संबंधित है? तो देखिए पीडीएफ थोड़ा ब्लर हो चुका है, इस पे हम पढ़ के बता दे रहे हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो इसका निर्णय की बात करें तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण से संबंधित था। अगला है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले तो है राष्ट्रपति का पद आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो यूपीएससी का अध्यक्ष आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को निर्देश देता है पंचायत के गठन के लिए यह अनुच्छेद 40 में उपबंध किया गया है, जो कि एक प्रकार का डीपीएसपी माना जाता है। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से राज्य सूची का एक मुख्य रूप से विषय माना जाता है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में
तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जैसे जैसे हमारा अर्थव्यवस्था अगर विकसित होगा, वैसे वैसे जो है तृतीय क्षेत्र जो है यानी औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के संबंध में जो है दो कथन दिया हुआ है, इसके संबंध में विचार करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला कथन दिया हुआ है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। ये बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशील को समझना व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना जो है यह व्यशिष्ट अर्थशास्त्र नहीं बल्कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर एक केवल वन कथन अपने आप में सही है। दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश की राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से दिया गया है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए प्रोग्रामिंग भाषा को किसने बनाया है? तो प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने बनाया है एआई के लिए? तो यह बनाया है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी की बात करें तो इनको जो है एआई के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कंप्यूटर को बूट करने के डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो इनमें से बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया। अगर हम रविशंकर प्रसाद की बात करें तो यह एक प्रकार का सितार वादक थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो यह तबला वादक थे। अमजद अली खां की बात करें तो यह एक प्रकार के जो है सरोद वादक से संबंधित थे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 8 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला है नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद की अगर हम चर्चा करें तो इसको मुख्य रूप से संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम मूक यानी बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत के प्रथम मूक फिल्म की अगर हम बात करें तो यह फिल्म जो है यह मुख्य रूप से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी जो है यह 1913 में प्रकाशित किया गया था। दादा साहब फाल्के ने यह मूवी को बनाया था, जिनके नाम पे आज दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा किया जाता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल की बात करें तो यह रामसर स्थल हो जाएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। 2020 में भारत का 39वां रामसर स्थल के रूप में बिहार का प्रथम रामसर स्थल कांवर झील को घोषित किया गया था। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है उसका चयन करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो लैगून झील की अगर हम बात करें तो चिल्का झील यह एक प्रकार का लैगून झील है। पुलिकट झील यह भी एक प्रकार का लैगून झील है तथा कोलेरू झील यह भी एक प्रकार का जो है लैगून झील है। बाकी बुलर झील की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 कथन अपने आप में जो है सत्य है। अगला है बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया था? तो देखिए, जब बजट पेश हुआ उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जो है और बीजेपी के प्रथम मुख्यमंत्री वह सम्राट चौधरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है स्तंभों को टोटल जो है यह 5 प्रकार से जिक्र किया गया था। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरणों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वन रिपोर्ट जो है यह प्रत्येक 2 या 3 साल पे जारी किया जाता है, जो कि वन अनुसंधान केंद्र जो है यह जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है।
इसके अनुसार 2023 के अनुसार जो है प्रथम 3 राज्य जो है यह मिजोरम, गुजरात और ओडिशा हो जाएंगे। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की अगर हम बात करें 2025 के अनुसार, तो देखिए टॉप 10 में मात्र एशिया का एक देश है, वो भी सिंगापुर, जो कि 6ठे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो यह 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। तो 2025 का स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जो है यह भारत द्वारा जीता गया है, जो कि फाइनल में हांगकांग को हराया गया था। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन की अगर हम बात करें, तो यह पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 2025 की अगर हम चर्चा करें, तो यह मनाया गया है 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित 100 अक्षांशीय कृषि जिलों को किन प्रमुख कार्यों पर चुना गया है। तो यह प्रमुख कारक की बात करें तो कम उत्पादकता वाले जिला को चुना गया है, मध्यम फसल सघनता वाले जिला को, ऋण तक औसत से कम पहुंच के जिला को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य जो है यह 4.3% लक्ष्य जो है यह रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखा हुआ पुस्तक की अगर हम बात करें तो द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है। तो देखिए इसमें 2 एंटीबायोटिक है, एक वो है सल्फाडाइजिन और एक है पेनिसिलिन। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो पेनिसिलिन हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो है दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल के रूप में जाना जाता है। तो एर्गो कैल्सीफेरॉल के रूप में जो है यह विटामिन D2 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन सा। तो लाइकेन की बात करें जिसमें क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो है एक साथ रहते हैं, वो हो जाएंगे शैवाल और कवक जो है यह मुख्य रूप से एक साथ पाया जाता है लाइकेन में। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो रंध्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण रंध्र जो है वह खुलते और बंद होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता। तो कौन सा कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो यह हो जाएगा पर्णहरित। अगला है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे द्वारा अपना पोषक तत्व की अगर हम चर्चा करें तो यह मुख्य रूप से मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से जो है उपयोगी पदार्थ के रूप में बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के मदद से बदला जा सकता है। दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी दूध में किसकी मात्रा जो है सबसे कम पाया जाता है। तो यह हो जाएगा विटामिन सी जो है इसकी मात्रा दूध में सबसे कम पाया जाता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो यह हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है, यानी रक्त के संचरण परिवहन में कौन सा मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एरिथ्रोसाइट, यह रक्त के संचरण में मदद करता है। अगला है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर बॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है।
तो बॉल पकड़ते समय जो है हाथों को पीछे खींचना, यह न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार जो है संदर्भित करता है, जो कि मुख्य रूप से जो है गोलकीपर द्वारा संवेग परिवर्तन की दर को जो है कम करने की कोशिश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जो है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित करने में जो है घर्षण बल मुख्य रूप से शामिल होता है। अगला है, दर्पण के सामने एक खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह कौन सा दर्पण है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में छोटा होता है, समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक के प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो उसको गर्म करने पर जो है मुख्य रूप से उस पर प्रभाव देखा जाता है कि वह प्रतिरोधकता घट जाता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो मात्रक नहीं है की बात करें तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो यह गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रडार का आविष्कारक कौन था ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन द्वारा जो है वर्ष 1935 में पहला व्यवहारिक सिस्टम रडार को विकसित किया गया था। अगला है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से सामने निकल के आएगा Al2O3 और ZnO। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एस्टिक अम्ल का गंध की अगर हम बात करें तो यह सिरका के समान माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलक होते हैं? तो परमाणु के नाभिक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है यह पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? तो उसे मुख्य रूप से जो है जिसपे ठोस, द्रव और गैस एक साथ रह सकती है उसे त्रिक बिंदु के रूप में जाना जाता है। अगला है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी की अगर हम बात करें तो यह CO2 के साथ मिक्स करके दूधिया कलर बन जाता है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो मीथेन जो है यानी CH4 यह CNG का मुख्य घटक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले गैस कहा जाता है? तो हंसने वाला गैस की बात करें तो यह नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ब्यूब ब्यूब लाइटो यानी ट्यूब लाइटो तथा प्रश्नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो यह मुख्य रूप से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट द्वारा बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसका सेट नंबर 2 का 75 क्वेश्चन जीके जीएस का कर चुके हैं। मिलते हैं लोग सेट नंबर 2 में, उसका भी जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी टाइप का हो जा रहा है वीडियो, जिस कारण हम केवल जीके जीएस का इसमें इस टेस्ट में करने वाले हैं क्वेश्चन। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।